हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड नर्सिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन साइकेट्रिक नर्सिंग, दैट इज सिजोफ्रेनिया एंड इट्स मैनेजमेंट। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सिजोफ्रेनिया के बारे में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सिजोफ्रेनिया, फर्स्ट हम डील करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सिजोफ्रेनिया। इट कम्स अंडर साइकोसिस। साइकोसिस के बारे में ऑलरेडी मैंने बता चुका है इंडियन क्लासिफिकेशन में, है ना। साइकोसिस क्या होता है, अगर आपको नहीं पता, आपको नहीं याद है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। ओके, साइकोसिस मीन्स, साइक मीन्स माइंड, ओसिस मीन्स डिजीज और abnormalities. The word schizophrenia was coined by the Swiss psychiatrist. सिजोफ्रेनिया वर्ड कॉइन किसने किया था, मतलब इसकी खोज किसने की थी? स्विस के एक साइकेट्रिस्ट थे जिनका नाम था यूजेन ब्लरर। क्या नाम था? यूजेन ब्लरर। इन 1908 में इन्होंने सिजोफ्रेनिया वर्ड को कॉइन किया। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। उसके बाद सिजोफ्रेनिया क्या है, ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। सीजो मीन्स होता है स्प्लिट, है ना। फ्रेन मीन्स माइंड, माइंड का स्प्लिट हो जाना, माइंड में अबनॉर्मलिटीज़ आ जाना, है ना। देन नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन के अंडर। अगर हमने देखा था, इंडियन क्लासिफिकेशन देखा, ICD-10 क्लासिफिकेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इंडियन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो F20 to F29 में आपका सिजोफ्रेनिया, सिजोटाइपल एंड डेल्यूशनल डिसऑर्डर आता है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये था इंट्रोडक्शन, आई होप ये क्लियर हो आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ सिजोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया इज़ अ साइकोटिक कंडीशन। यह एक साइकोटिक कंडीशन है, कैरेक्टराइज्ड बाय द डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग। जो कि कैसे कैरेक्टराइज्ड होता है? डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग। पेशेंट के जो भी साइकोटिक कंडीशन सिजोफ्रेनिया का पेशेंट होता है, उसमें डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग देखने को मिलेगा, डिस्टर्बेंस इन इमोशन देखने को मिलेगा, डिस्टर्बेंस इन वोलेशन देखने को मिलेगा एंड फैकल्टीज़। इन सारी चीज़ों में उनके डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। फैकल्टीज़ एंड वॉल्यूशंस में उनके साथ साथ इमोशन थिंकिंग के साथ साथ वो उनके बिहेवियर में भी डिस्टर्बेंस नज़र आएगी। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लियर कॉन्शियसनेस, ये डिस्टर्बेंस रहेगा, लेकिन प्रेजेंट किसके साथ प्रेजेंट हो गया ये डिस्टर्बेंस? क्लियर कॉन्शियसनेस के साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लियर कॉन्शियसनेस, क्लियर कॉन्शियसनेस के साथ पेशेंट में ये सारी चीज़ों में डिस्टर्बेंस दिखाई देगा आपको, विच यूजुअली लीड्स टू सोशल विड्रॉल, जिसकी वजह से पेशेंट में क्या लीड होगा? सोशल विड्रॉल। इन सारे डिस्टर्बेंस, क्लियर कॉन्शियसनेस में अगर पेशेंट में सारे डिस्टर्बेंस आते हैं और इसकी वजह से पेशेंट क्या होता है? सोशली विड्रॉ हो जाता है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? सिजोफ्रेनिया। आई होप इतना क्लियर हो आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिजोफ्रेनिया। फर्स्ट है आपका ICD-10 क्लासिफिकेशन। ICD-10 क्लासिफिकेशन में हमने अभी देखा ऊपर इंट्रोडक्शन में कि ये किस में आता है? F20 to F29 में आता है। F20 to F29 सिजोफ्रेनिया, सिजोटाइपल एंड डेल्यूशनल डिसऑर्डर। है ना। तो F20 क्या होता है? सिजोफ्रेनिया। इसमें F20 to 29 सिजोफ्रेनिया, सिजोटाइपल एंड डेल्यूशनल डिसऑर्डर, इन तीनों डिसऑर्डर्स किस में आते हैं? F20 to F29 में। फर्स्ट है आपका F20 सिजोफ्रेनिया, F20.0 पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, देन F20.1 ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 20.0 पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, 20.1 हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया, F20.2 कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, F20.3 अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया, F20.4 पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन, F20.5 रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया, देन F20.6 सिंपल सिजोफ्रेनिया, F21 सिजोटाइपल डिसऑर्डर।
देन ये था हो गया आपका ICD-10 क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है आपका इंडियन क्लासिफिकेशन। इसके अकॉर्डिंग ये किस में आता है, फंक्शनल साइकोसिस में आता है। इतना आई होप आपको क्लियर हो। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ सिजोफ्रेनिया का, जो है आपका ईटियोलॉजी, है ना, कॉजेस ऑफ सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया एक्चुअल में होता कैसे है, क्या क्या उसके ईटियोलॉजीज होते हैं। फर्स्ट है इसका इडियोपैथिक कंडीशन से ये अननोन होता है। मेन जिसकी इटियोलॉजी आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया है। मैनी साइंटिस्ट से दैट, बहुत सारे साइंटिस्ट ये कहते हैं कि इसका जो मेन कॉज है वो सिजोफ्रेनिया का मल्टीफैक्टरल है, कोई एक कॉज नहीं है, ये बहुत सारे कॉजेज कवर करता है। जिसमें से फर्स्ट है आपका बायोलॉजिकल थ्योरी। ये है आपका फर्स्ट है आपका बायोलॉजिकल थ्योरी, जिसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट है आपका बायोलॉजिकल थ्योरी में फर्स्ट है आपका बायोकेमिकल थ्योरी, जिसमें इसमें भी आपका पहला आता है डोपामिन हाइपोथेसिस। डोपामिन हाइपोथेसिस आता है, इंक्रीज डोपामिन डिपेंडेंट एक्टिविटी इन द ब्रेन कॉज सिजोफ्रेनिया। जिसमें डोपामिन हाइपोथेसिस क्या बताता है कि डोपामिन डिपेंडेंट एक्टिविटी, जो ब्रेन की जो डोपामिन डिपेंडेंट एक्टिविटी है वो अगर इंक्रीज हो जाए, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि डोपामिन का जो प्रोडक्शन है वो ब्रेन में अगर इंक्रीज हो जाए, कैन कॉज द सिजोफ्रेनिया। देन बायोकेमिकल थ्योरी में ही सेकंड है आपका, अभी हम बायोलॉजिकल थ्योरीज पढ़ रहे हैं ना, जिसमें फर्स्ट है आपका बायोकेमिकल थ्योरी, इसी में सेकंड है आपका अदर बायोकेमिकल हाइपोथेसिस। अदर बायोकेमिकल हाइपोथेसिस क्या बोलता है, अबनॉर्मेलिटी इन न्यूरोट्रांसमीटर। अब न्यूरोट्रांसमीटर में अगर अबनॉर्मेलिटी हो जाती है, जैसे कि कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर में अबनॉर्मेलिटी होगी तो सिजोफ्रेनिया कॉज हो सकता है, नॉरएपिनेफ्रिन में, सेरोटोनिन में, एसिटाइलकोलिन में, गाबा। गाबा का फुल फॉर्म क्या होता है, गामा अमाइनो ब्यूटरिक एसिड। इन न्यूरोट्रांसमीटर्स में अगर अबनॉर्मेलिटी आ जाए, दैट कैन ऑल्सो कॉज द सिजोफ्रेनिया। देन नेक्स्ट है अबनॉर्मेलिटी इन न्यूरो रेगुलेटर्स, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये न्यूरो रेगुलेटर्स है, इनमें अगर अबनॉर्मेलिटी आ जाएगी तो ये भी सिजोफ्रेनिया कॉज करता है। देन नेक्स्ट है बायोलॉजिकल थ्योरी का ही सेकेंड कॉज है न्यूरोस्ट्रक्चरल थ्योरी। न्यूरोस्ट्रक्चरल बाय वर्ड ही समझ आ रहा है कि जो न्यूरॉन्स हैं उनके किसी स्ट्रक्चर्स में प्रॉब्लम होगी, उसकी वजह से सिजोफ्रेनिया कॉज कर रहा है ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंजेस। देखिए हमने देखा अभी कहा कि कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से, ब्रेन के किसी स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से सिजोफ्रेनिया हो रहा है। फर्स्ट है आपका प्री फ्रंटल सेंटर एंड लिम्बिक सेंटर विल नॉट फुल्ली डेवलप्ड। प्री फ्रंटल सेंटर जो ब्रेन का होता है और जो लिम्बिक सेंटर होता है, अगर वो फुल्ली डेवलप्ड नहीं है तो सिजोफ्रेनिया होने के चांसेस है। ब्रेन का वॉल्यूम अगर डिक्रीज है तो उससे सिजोफ्रेनिया होने का चांसेस है। लार्ज लैटरल एंड थर्ड वेंट्रिकल्स, अगर ये लार्ज है तो भी सिजोफ्रेनिया होने के चांसेस है। एट्रोफी, एट्रोफी फ्रंटल लोब में अगर एट्रोफी है, सेरिब्रम में, सेरिबेलम में, लिम्बिक स्ट्रक्चर में एट्रोफी है तो उससे भी सिजोफ्रेनिया होने के चांसेस है। ये सेल्कीज है ना। इंक्रीज साइज ऑफ सेल्कीज, सेल्कीज की साइज इंक्रीज होने की वजह से भी सिजोफ्रेनिया हो सकता है। तो इन द सीटी स्कैन, जब पेशेंट को हम सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन करते हैं ब्रेन का सिजोफ्रेनिया के पेशेंट में, तब ये एनाटॉमिकल चेंजेस हमको दिखाई देता है। देन इसी का थर्ड है बायोलॉजिकल थ्योरीज का ही थर्ड है पेरिनेटल रिस्क फैक्टर। पेरिनेटल रिस्क फैक्टर्स में क्या क्या आ जाएगा, वायरल इन्फेक्शन ऑफ मदर, अगर मदर को कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो। देन बर्थ, डिलीवरी एंड लेटर विंटर एंड अर्ली स्प्रिंग। दिस इज मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट कि अगर डिलीवरीज जो है बर्थ की वो लेटर विंटर में हो रही है या अर्ली स्प्रिंग सीजन में हो रही है तो दैट कैन ऑल्सो कॉज द सिजोफ्रेनिया। ओके, नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, मेनली ड्यूरिंग लेबर, लेबर के टाइम पे या डिलीवरी के टाइम पे कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो वो भी सिजोफ्रेनिया कॉज कर सकता है। तो ये था हमारा बायोलॉजिकल थ्योरी। आई होप बायोलॉजिकल थ्योरी आपको क्लियर हो। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड है हमारा साइकोडायनेमिक थ्योरी। साइकोडायनेमिक थ्योरी में फर्स्ट है आपका डेवलपमेंटल थ्योरी। अकॉर्डिंग टू फ्रूड,
रिग्रेशन इन ओरल stage in psychosexual development, use of defense mechanism like denial, projection and reaction formation. Regression means इनवॉलेंट्री चीज़ों को हम फॉरगेट कर जाते हैं, हम नहीं चाहते उन चीज़ों को हम भूलना, लेकिन इनवॉलेंट्री हमारा माइंड उन चीज़ों को फॉरगेट कर देता है, वो रिग्रेशन कहलाता है. ओरल स्टेज में, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के ओरल स्टेज में ही अगर रिग्रेशन डेवलप हो जाता है, देन क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म, यूज़ ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, जैसे डिनाइल आप कंस्टेंट यूज़ कर रहे हैं, देन प्रोजेक्शन यूज़ कर रहे हैं, रिएक्शन फॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारे डिफेंस मैकेनिज्म पे सिजोफ्रेनिया कॉज करते हैं. देन पुअर ईगो बाउंड्रीज बहुत पुअर है, उससे भी सिजोफ्रेनिया होता है. फ्रेजाइल ईगो बाउंड्रीज, ईजिली आपके ईगो बाउंड्रीज, रियलिटी जो आपका कॉन्सेप्शन है वो ईजिली फ्रेजाइल हो जा रहा है. इनएडिक्वेट ईगो डेवलपमेंट, प्रॉपर ईगो डेवलपमेंट नहीं है आप में, सुपर ईगो डेवलपमेंट नहीं है आप में, तो उससे भी होगा. रिग्रेस्ड इड बिहेवियर, आप सभी को पता होगा, अगर रिग्रेस्ड इड बिहेवियर है तो उससे भी सिजोफ्रेनिया होता है. लव हेट रिलेशनशिप, एम्बिवेलेंस रिलेशनशिप है तो उससे भी सिजोफ्रेनिया के चांसेस है. अरेस्टेड साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, अगर कंप्लीट जो बच्चा है उसमें साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं हो पाया है तो दिस ऑल में लीड्स टू सिजोफ्रेनिया. ये सारी चीज़ें क्या करती है, सिजोफ्रेनिया कॉज करती है. तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये था आपका डेवलपमेंटल थ्योरी, साइकोडायनेमिक थ्योरी का डेवलपमेंटल थ्योरी. नेक्स्ट हम देखते हैं फैमिली थ्योरी. अब देखिए, बायोलॉजिकल थ्योरी हमने देखा, साइकोडायनेमिक थ्योरी में हम सेकंड देख रहे हैं फैमिली थ्योरी. इसमें देखिए, हाई लेवल ऑफ एक्सप्रेस्ड इमोशन इन फैमिली, बहुत ज़्यादा हाई लेवल में एक्सप्रेस्ड इमोशन हो रहा है फैमिली में, तो वो भी सिजोफ्रेनिया कॉज कर सकता है. तो हाई एक्सप्रेस्ड इमोशंस क्या क्या है, हॉस्टिलिटी, बहुत ज़्यादा अग्रेशन है, एटीट्यूड वीक एंड सबमिसिव फादर, नॉन डोमिनेंट फादर है, डोमिनेंट एंड अग्रेसिव मदर बहुत ही अग्रेसिव एंड डोमिनेंट है. इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन, फैमिली में इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो उससे भी सिजोफ्रेनिया होता है. पेरेंट ब्लेमिंग, पेरेंट ब्लेम कर रहे हैं एक दूसरे को, बच्चे को ब्लेम कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, सिजोफ्रेनिया का एक बिहेवियर है, ऐसे बिहेवियर्स जो सिजोफ्रेनिया कॉज कर सकते हैं. देन ब्रोकन होम्स में रिजेक्शन बाय पेरेंट्स, बच्चा अगर रिजेक्टेड बाय पेरेंट्स है तो वो भी ओवर पॉपुलेशन. एंड डिप्राइव पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप अगर प्रॉपर नहीं है तो वो भी सिजोफ्रेनिया कॉज करता है. तो ये हो गया आपका साइकोडायनेमिक थ्योरी. नेक्स्ट है आपका सोशल फैक्टर्स. सोशल फैक्टर में आपका क्या क्या आ जाएगा, कम्युनिटी डिसऑर्गेनाइजेशन, अगर कम्युनिटी प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं है, आपका प्रॉपर बिहेवियर रिलेशनशिप कम्युनिटी के साथ ऑर्गेनाइज नहीं है, आप कम्युनिटी विड्रॉल हो, रियलिटी विड्रॉल हो, सोशल विड्रॉल हो, तो इससे भी आपको सिजोफ्रेनिया होने के चांसेस हैं. इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी सिजोफ्रेनिया होने के चांसेस हैं. स्ट्रीम्ड आईपीआर, प्रॉपर आईपीआर मेंटेन नहीं कर रहे हैं आप, प्रॉपर आईपीआर आपका नहीं है ना फैमिली में ना कम्युनिटी में, तो इससे भी विड्रॉल लीड होता है और ये फिर आपको सिजोफ्रेनिया कॉज कर सकता है. डिफेक्टिव इंटरेक्शन, आपका इंटरेक्शन प्रॉपर नहीं है, आपका इंटरेक्शन डिफेक्टिव है फैमिली में, कम्युनिटी में, फ्रेंड्स में, पीयर में, तो वो भी आपका सिजोफ्रेनिया कॉज करता है. सोशल आइसोलेशन, आप सोशल में मिंगल नहीं हो रहे हैं, आइसोलेट हैं, सोसाइटी से आइसोलेट हो रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं, तो ये भी आपको आइसोलेशन भी आपको सिजोफ्रेनिया कॉज कर सकता है. देन डिस्टर्ब्ड कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो लीड्स टू सिजोफ्रेनिया. तो ये थे सारे कॉजेज जिसमें हमने देखा बायोलॉजिकल कॉज, साइकोडायनेमिक कॉज एंड सोशल फैक्टर्स थ्योरीज. ये इतना आपको क्लियर हो. नेक्स्ट हम देखते हैं साइकोपैथोलॉजी. साइकोपैथोलॉजी आपको जनरली किसी भी बुक्स में पैराग्राफ्स में होता है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट करने के लिए आपके लिए शॉर्ट करने की कोशिश की है. ये वो साइकोपैथोलॉजी है जो मैंने अपनी स्टडी के टाइम पे पढ़ा था. सो आई होप इट्स बेनिफिशियल फॉर यू ऑल्सो. तो जो साइकोपैथोलॉजी है ऑफ सिजोफ्रेनिया, ये जो यूजन ब्लरर है जिसने सिजोफ्रेनिया का वर्ड को कॉइन किया, उन्होंने एक साइकोपैथोलॉजी दी है जो हम देखते हैं. इसके अकॉर्डिंग, यूजन ब्लरर के अकॉर्डिंग, लूजनिंग इन एसोसिएशन आइडिया, इसमें देखिए, एसोसिएशन ऑफ आइडिया इज शॉर्ट एंड फ्रेगमेंटेड एंड डिस्टर्ब्ड एंड लेक ऑफ लॉजिकल रिलेशनशिप. तो लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन आइडिया क्या होता है ना, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन आइडिया क्या होता है, मतलब लेक ऑफ कनेक्टिविटी बिटवीन आइडियाज़. आप क्या सोच रहे हैं,
आप जो सोच रहे हैं उसकी कनेक्टिविटी आपके आइडिया के साथ नहीं बैठ रही। मतलब ऐसे पेशेंट में पेशेंट का ऐसे एक्टिविटी जो उसकी पेशेंट का ऐसा थिंकिंग बोल सकते हैं जिसमें उसके आइडियाज़ उसके बिहेवियर से मैच नहीं करता। इस तरीके के बिहेवियर को लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं। अगर किसी पेशेंट में लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन ऑफ आइडिया हो रहा है, दैट कैन लीड्स टू रिप्रेस्ड कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से रिप्रेस्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, जिसमें इंटेलेक्चुअल डिजर्व्ड एंड अनकॉन्शियस विशेष इंट्रूड टू कॉन्शियस ऑफ पेशेंट। मीन्स जो रिप्रेस्ड माइंड था, रिप्रेस्ड माइंड हमने देखा थ्योरी में, रिप्रेस्ड माइंड में इनवॉलेंट्री आप कुछ चीज़ों को, पेनफुल सिचुएशंस को फॉरगेट कर चुके हैं, वो सारी कॉन्शियस अनकॉन्शियस विशेष क्या है अभी आपके कॉन्शियस माइंड में आ रही है ना। ये था रिप्रेस्ड कॉम्प्लेक्स। रिप्रेस्ड कॉम्प्लेक्स कैन लीड्स टू, देन आपका जो रिप्रेस्ड कॉम्प्लेक्स था, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन से आपका रिप्रेस्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ। देन रिप्रेस्ड कॉम्प्लेक्स क्या करता है, आपकी एंटायर लाइफ में डोमिनेंट हो जाता है ना। ऐसी एक्टिविटी जो आप इनवॉलेंटरली फॉरगेट कर चुके हैं वो अब आपके कॉन्शियस माइंड में आ रही है। अब वो कॉन्शियस माइंड में आके आपकी बिहेवियर और लाइफ, एंटायर लाइफ में क्या कर रहा है, डोमिनेंसी गेन कर रहा है। इसकी वजह से डिस्टर्बशन एंड डिस्टोर्शन ऑफ पर्सनैलिटी एंड इमोशन, इसकी वजह से क्या हो रहा है, डिस्ट्रप्शन एंड डिस्टोर्शन ऑफ पर्सनालिटी एंड इमोशन एंड, और एक क्या हो रहा है, इट रिप्रेस्ड कॉम्प्लेक्स इज अपोज लीड्स टू विड्रॉल फ्रॉम रियलिटी। देन ये क्या कर रहा है, एक तो आपकी पर्सनालिटी और इमोशन को डिस्टर्ब कर रहा है, एक क्या कर रहा है, आपको विड्रॉल फ्रॉम रियलिटी भी कॉज कर रहा है। अब क्या हुआ, जो भी आपका रिप्रेस्ड कॉम्प्लेक्स था वो आप पे डोमिनेंट हो गया है, जिसकी वजह से आपको डिस्टर्बेंस इन पर्सनालिटी एंड इमोशन हुआ। एंड सेकेंड पार्ट में क्या हुआ, विड्रॉल फ्रॉम रियलिटी हुआ। ये दोनों चीज़ें क्या करती है, पर्सन में सिजोफ्रेनिया कॉज कराती है। देन उसके बाद इसमें पर्सन में प्राइमरी सिम्टम्स एंड सेकेंडरी सिम्टम्स जनरेट हो जाते हैं। प्राइमरी सिम्टम्स में आपके क्या क्या आ जाएंगे, ब्लंटेड इमोशंस, कुछ भी सिचुएशन में आप इमोशनल एक्ट कर ही नहीं पा रहे, वीकनेस ऑफ विल पावर, आप में विल पावर बिल्कुल बहुत कमज़ोर है, इमोशनल स्टिफनेस, किसी भी चीज़ को इमोशनली आप सोच नहीं पा रहे, एक पर्टिकुलर इमोशन पे आप स्टिफनेस हो गए हैं, एम्बिवलेंस, लव हेट रिलेशनशिप, कंस्टेंट आप लव रिलेशनशिप, कंस्टेंट आप हेट रिलेशनशिप वहाँ पे शो कर रहे हैं। सेकेंडरी सिजोफ्रेनिया में हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन मेन सिम्टम होता है सिजोफ्रेनिया का, जिसमें पर्सन को मिस इंटरप्रिटेशन होता है ऑब्जेक्ट के बारे में विदाउट एनी स्टिमुलाई। वहाँ पे कोई स्टिमुलाई है ही नहीं, फिर भी उनको मिस इंटरप्रिटेशन होता है। जैसे कि कोई आवाज़ सुनाई देना, एक्चुअल में वहाँ पे कोई है नहीं जो वहाँ पे आवाज़ कर सके, लेकिन उनको आवाज़ सुनाई देती है। जैसे कि जनरली पर्सन बोलते हैं कि हाँ, गोस्ट वाली आपने सभी देखी होगी कि मुझे भूत दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअली में वहाँ पे कोई भूत होता नहीं है। तो ये सारी किस में आ जाते हैं, आपके हेलुसिनेशन में आ जाते हैं। मैंने ऑलरेडी हेलुसिनेशन का वीडियो डाल रखा है, यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो। देन डेल्यूशन, फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ, पेशेंट में फॉल्स अनशेकेबल फिक्स्ड बिलीव आ जाते हैं। डेल्यूशन का भी वीडियो मैंने डाल चुका है, आप उसे भी देख सकते हैं। देन कैटाटोनिक सिम्टम्स, कैटाटोनिक सिम्टम्स मीन्स हाइपर साइकोमोटर एक्टिविटीज़, साइकोमोटर एक्टिविटीज़ सडनली इंक्रीज हो जाती है, उनके वजह से भी सिम्टम्स आते हैं। और सिम्टम्स के बारे में हम भी सिजोफ्रेनिया के क्लिनिकल फीचर्स में पढ़ेंगे। तो आई होप ये साइकोपैथोलॉजी आपको क्लियर हो। देन नेक्स्ट साइकोपैथोलॉजी हम देखते हैं जो किसने दिया है, बेल्ज ने दिया है। बेल्ज ने कब दिया, 1914 में। 1914 में एक और साइकोपैथोलॉजी दिया गया जो कि बेल्ज साइकेट्रिस्ट के थ्रू दिया गया था, जिसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक डैमेज, अगर मान लो ब्रेन के किसी लोब में, किसी स्ट्रक्चर में अगर डैमेज होता है तो वो ऑर्गेनिक डैमेज, न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्बेंस, और न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होता है, लोअरिंग ऑफ साइकिक एक्टिविटी। ऑर्गेनिक डैमेज या न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्बेंस की वजह से साइकिक एक्टिविटीज़ लो हो जाती है, जिसकी वजह से प्राइमरी सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया आते हैं। एंड प्रिवेंशन ऑफ मेकिंग क्लियर डिस्टिनेशन बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन। फिर ये जो साइकिक एक्टिविटी लोअर हो गई है उसकी वजह से पर्सन रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच के जो डिस्टर्बेंस है उसको क्लियरली नहीं बना पाता, ये प्रिवेंट करता है लोअरिंग साइकिक एक्टिविटी। फिर यही क्या करता है, उस पर्सन में सेकेंडरी सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया लीड करता है। ये भी छोटा सा है, आपको इजीली रिमेंबर होने के लायक है, तो ये भी आप देख सकते हैं। एक और साइकोपैथोलॉजी है ना,
ये है थर्ड साइकोपैथोलॉजी जो कि मैगिक ने 1961 में दिया था। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड फैमिली फैक्टर। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन मैंने अपने शॉर्ट में एक वीडियो डाल के रखा है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन या फिर जेनेटिक इंसिडेंस ऑफ सिजोफ्रेनिया करके। यू कैन वॉच दैट वीडियो, इट हेल्पफुल फॉर यू। तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड फैमिली फैक्टर्स, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, इनएडिक्वेट ईगो डेवलपमेंट करते हैं। जो भी पर्सन है उसमें एडिक्वेट ईगो डेवलपमेंट नहीं होता इनकी वजह से, देन लूज इन पेशेंट होल्ड ऑन रियलिटी, जिसकी वजह से पेशेंट को रियलिटी से विड्रॉल हो जाता है। दैट कैन साइकोलॉजिकली अबनॉर्मेलिटी एंड अफेक्ट मेंटल फंक्शन। तो ये क्या करता है, इसकी वजह से रियलिटी से जब विड्रॉल होता है तो ये पर्सन में क्या करता है, साइकोलॉजिकल अबनॉर्मेलिटी क्रिएट करता है और मेंटल फंक्शन को अफेक्ट करता है। दैट कैन लीड टू सिजोफ्रेनिया। तो ये था आपका साइकोपैथोलॉजी। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। सिजोफ्रेनिया एक बहुत ही लेंथी टॉपिक है, तो हम इसको पार्ट में पढ़ेंगे। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ सिजोफ्रेनिया, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन एंड कॉजेस, इटियोलॉजीज एंड साइकोपैथोलॉजी डिस्कस किया। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अगली जो पार्ट्स है, अगली और साइकेट्रिक नर्सिंग के जो टॉपिक्स हैं उनके कंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू। अगले पार्ट के लिए चैनल पे बने रहें।